जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो आपको हम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, जहां पर लगातार भारत के साथ पंगा ट्रूडो को भारी पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों आज जो हम बेहतरीन खबर लेकर आए आपके सामने ट्रूडो से जुड़ी, जहां भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच कनाडा में ट्रूडो के खुद के 4 मंत्रियों ने छोड़ दिया मैदान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। ट्रूडो की फटी रह गई आंख। जी हाँ, बताएंगे कनाडाई प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ट्रूडो खिलाफ अपनी ही लिबरल पार्टी में भारी बगावत देखने को मिली है। खुद के सांसदों ने कह दिया है कि इस्तीफा दे ट्रूडो, लोग आपसे थक चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उधर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अब आने वाले समय में ट्रूडो हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। जी हाँ, बताएंगे किसने ये बड़ा खुलासा किया है। तो वही सबसे बड़ी खबर बताएंगे, चीन ने भूटान की सीमा में बसा दिए इतने सारे गांव। डोकलाम पर है नजर, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है जिनपिंग। आपको गांव की संख्या बताते ही आप चौंक जाएंगे दोस्तों, इतने गांव बसा दिए हैं चीन ने भूटान की सीमा पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इमरान खान को गलत ठहरा दिया नवाज शरीफ ने, और पीएम मोदी की इतनी जमकर तारीफ कर दी है दोस्तों नवाज शरीफ ने। आज अभी इसी वक्त बताएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे आखिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा कि सभी योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको सारी बड़ी खबरें विस्तार से बताने वाले। हमेशा की तरह बसा इस मुश्किल घड़ी में भारत का समर्थन करते हैं, जहां कनाडा और चाइना जैसे देश भारत को घेरने में लगे रहते हैं। ऐसे में आपकी आवश्यकता है दोस्तों, अगर आप इस क्षण में अपने भारत की निरंतर सहयोग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच कनाडा में ट्रूडो के 4 मंत्रियों ने छोड़ दिया मैदान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच ट्रूडो सरकार के 4 मंत्रियों ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। इन चारों मंत्रियों की घोषणा के बाद जस्टिन ट्रूडो जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दोस्तों जिन मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है उनमें फिलोमिना टासी, मेरी क्लाउड, डेन वेंडल और करला क्वाल्ट्रो शामिल हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा में अब तक के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। बता दें, एंगस रीड इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक पिछले साल सितंबर में कनाडा की 39% जनता उन्हें नकार रही थी, जबकि अब ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया है। पिछले साल तक कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता 51% थी, जो अब गिरकर 30% तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब उनके खुद के ही मंत्री उनका साथ नहीं दे रहे दोस्तों। और तो और आपको बता दें, ये तो रही इस्तीफे की बात, ट्रूडो के खिलाफ अपनी ही लिबरल पार्टी में बगावत बढ़ गई है। सांसदों ने कह दिया है कि इस्तीफा दे दो ट्रूडो, अब लोग आपसे थक चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके ही पार्टी के नेताओं ने ये बातें कही है। आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके ही दल लिबरल पार्टी में बढ़ते असंतोष के संकेत मिले हैं। इससे लगता है कि ट्रूडो की सत्ता में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चार्लोट टाउन के सांसद शॉन कैसी ने खुलासा किया है कि उनके मतदाता ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैसी ने बताया है कि लोग अब थक चुके हैं, वे उन्हें सुन ही नहीं रहे और चाहते हैं कि वो जाएं। मॉन्ट्रियल के सांसद एंथनी हाउस फादर ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि लिबरल पार्टी को अपने नेतृत्व पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, खासकर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती और इससे बड़ा ट्रूडो को संकेत कोई नहीं दे सकता कि वो अब नहीं रहने वाले कनाडा के इतने बड़े पोस्ट पर। दोस्तों वाकई में भारत से पंगा कनाडा को अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब ट्रूडो को भी पता चल जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया। आपको बता दें दोस्तों, कनाडा से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय मूल के सांसद ने सबसे बड़ा खुलासा यह कर दिया है कि कनाडा में हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, कनाडा के सांसद चंद्रा आर्या ने चिंता जाहिर की है। चंद्रा आर्या जो खुद भी पन्नों की धमकियों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों की धमकी और हिंसा की घटनाएं कनाडा में बढ़ रही है। आर्या ने यह भी कहा कि कनाडा में विदेशी ताकतों द्वारा की जाने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। दोस्तों उनका कहना है कि आने वाले समय में हिंदुओं पर हमला बढ़ सकता है, हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है और वो कभी भी विशेष रूप ले सकता है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों भारत कनाडा विवाद में विपक्ष के नेता ने सनसनीखेज दावा यह कर दिया है कि झूठ बोल रहे हैं ट्रूडो, चीन की मदद से वो जीते थे चुनाव। जी हाँ, ट्रूडोज की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवरे ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बखिया उधेड़ दी है। पोइलीवरे ने ट्रूडो को झूठा बताते हुए दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर चीन को दखल देने दिया है। पोइलीवरे ने ट्रूडो से मांग की है कि वे उन सभी कंजर्वेटिव सांसदों के नाम बताएं जिन पर उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। एक बयान में पोइलीवरे ने ट्रूडो पर अपने नेतृत्व के खिलाफ लिबरल कॉकस के विद्रोह से ध्यान हटाने के लिए झूठ बोलने का आरोप तक लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा
सकते हैं विपक्ष तो खैर घेर ही रहा है, लेकिन खुद अपनी ही पार्टी से अब घिराते नजर आ रहे हैं ट्रूडो। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ट्रूडो को सरेआम इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं बता दें, अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां चीन ने भूटान की सीमा में बसाए 22 गांव यानी कि 22 विलेजेस डोकलाम पर है इसकी नजर। क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है जिनपिंग? बता दें, दुनिया में दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने में सबसे आगे चीन देश है, वो हर किसी को पता है। अब चीन भूटान की जमीन में घुसने लगा है। एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमाओं के अंदर 22 गांव और बस्तियां बनाई हैं। इनमें 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां हैं। तीनों गांवों के कस्बों में अपग्रेड करने की तैयारी है। खास बात यह है कि इनमें से 7 निर्माण 2023 की शुरुआत से सामने आए हैं। चीन रणनीतिक रूप से लोगों को यहाँ बसा रहा है, जो भूटान की संप्रभुता के लिए चिंता पैदा करता है। खास तौर से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम पठार पर इसकी नजर है दोस्तों। साल 2016 में चीन ने उस जगह पर एक गांव का निर्माण शुरू किया जिसे व्यापक रूप से भूटान का क्षेत्र माना जाता है। इसके बारे में जब तक विदेशी पर्यवेक्षकों और सरकारों को पता चला तब तक 5 साल गुजर चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी। तब तक चीन पहले ही भूटान की सीमाओं के अंदर 2 और गांव बना चुका था। दोस्तों, तिब्बती विश्लेषकों के नेटवर्क बोले तो टर्कोइस रूफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसे 22 गांव और बस्तियां हैं। सैटेलाइट इमेजरी में लगभग 752 आवासीय ब्लॉक दिखाए गए हैं, जिनमें अनुमानित 2284 परिवार रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदर खाने में चाइना बहुत बड़ा अपना काम करता जा रहा है। जिस प्रकार से दुनिया अभी युद्ध में फंसी हुई है, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान, यूक्रेन रशिया युद्ध, अमेरिका रशिया फेस ऑफ, पूरी दुनिया की नजर इन युद्धों में है, इन लड़ाई इन झगड़ों में है। तो उधर अंदर खाने चाइना चालाकी करने से बाज नहीं आ रहा। जो ये सैटेलाइट की तस्वीर है उसके बहुत बड़े सबूत है दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ नेक्स्ट बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की आलोचना क्यों करने लगे नवाज शरीफ? कहने लगे इमरान खान ने बहुत गलत किया। दरअसल भारत से नवाज शरीफ को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मोदी के लिए दिल की बात कही है नवाज शरीफ ने और फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी एससीओ समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए थे, जैसा कि आपको पता है। इस दौरे के बाद पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ अतीत की खटास को भुलाना चाहते हैं और भविष्य की नई इबारत लिखना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बात कही गई थी। इमरान खान के समय ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर पटरी से उतर गए। उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी राजनीति चमकाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर कई बार तीखे हमले बोले। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत गलत किया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और अगर इमरान खान की जगह मैं होता तो कभी उनके लिए ऐसी जुबान का इस्तेमाल मोदी जी के लिए नहीं करता। नवाज शरीफ ने एबीपी न्यूज की ओर से भारत पाकिस्तान संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मैं फिर से वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा जहां हमने आखिरी बार छोड़ा था। अतीत को छोड़कर हमें भविष्य को देखना चाहिए, अतीत को दफन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप नवाज शरीफ के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लालान्वित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। पाकिस्तान को आईना दिख चुका है नवाज शरीफ का ये बयान क्लियर उसका सबूत है दोस्तों। बहरहाल एक तरफ उनके भाई आतंकवाद पर एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे और दूसरी तरफ बड़े भाई भारत की सराहना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या वाकई में नवाज शरीफ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं बस व्यापार को बढ़ाने का लालच है? आपकी इस पर क्या है निजी राय दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी स्कॉलर क्यों कर रहे हैं जयशंकर जी की जय जयकार और पाकिस्तानी मीडिया को लगा रहे हैं लताड़। दरअसल जैसा कि आपको पता है, विदेश मंत्री जयशंकर जी 2 दिनों के लिए पाकिस्तान दौरे पर गए थे। पिछले 9 साल में किसी भारतीय नेता का ये पहला पाकिस्तान का दौरा था। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाकिस्तान ने उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और बातचीत की। अब दोस्तों, एससीओ बैठक के बाद बुधवार को जब जयशंकर जी वापस लौटे यानी भारत आ गए, तब उन्होंने एक ट्वीट किया जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में जमकर तारीफ होने लगी। पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर जी के ट्वीट को आगे के लिए रास्ता खोलने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही वहां के बुद्धिजीवी और स्कॉलर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जयशंकर के इस्लामाबाद दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकेगी। पाकिस्तान के नामी स्कॉलर डॉक्टर कमर चीमा ने इसे पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत बताया है और कहा है कि पिछले 10 सालों में पहली बार किसी भारतीय नेता ने पाकिस्तान के बारे में सुखद ट्वीट किया। तो वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खुद के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी जयशंकर जी के साथ तस्वीर ट्वीट करके अपनी बात लिख दी। क्या लिखा उन्होंने वो भी आपको बता दें। इशाक डार ने जयशंकर जी के साथ वाली फोटो डाली है दोस्तों और जयशंकर जी के लिए लिखा कि आपके मैसेज और भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान को इस्लामाबाद में एससीओ सीएचजी की 23वीं बैठक में एससीओ सदस्य देशों की मेजबानी करने का सम्मान मिला। दोस्तों, आपको बता दें, जयशंकर जी जब से पाकिस्तान गए हैं और वहां से 2 दिन में 24 घंटे से पहले वापस आए हैं। सिर्फ इतने ही
समय के दौरान, इन्हीं समय के बीच में पाकिस्तान मानो इतना फैन हो चुका है भारत का, हर एक मंत्री, हर एक नेता भारत की जमकर तारीफ कर रहा है दोस्तों, और उल्टे शहबाज को ही घेरने में लगा हुआ है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारतीय एयरलाइंस में बम की धमकी मिलते ही ब्रिटेन ने तैनात किया लड़ाकू विमान। बीते 3-4 दिनों में लगभग 20 विमानों को मिड एयर बम से उड़ाने की धमकी का सामना करना पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर इन विमानों को अपनी रूट बदलना पड़ा और अलग अलग जगहों पर लैंड करना पड़ा। गुरुवार 17 अक्टूबर को भी यह सिलसिला जारी रहा। मुंबई से लंदन जारी एयर इंडिया फ्लाइट को बम रखे होने की धमकी मिली। बम की धमकी मिलने के बाद ब्रिटेन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़ाकू विमान को आसमान में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक पैसेंजर प्लेन पर खतरे का सिग्नल देखते ही रॉयल एयर फोर्स यानी RAF ने विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने टाइफून लड़ाकू विमान को भेजा। एयरलाइन के अधिकारियों ने जानकारी दी कि बम की धमकी के बावजूद विमान को लंदन में सुरक्षित उतार लिया गया। जी हां, इससे पहले सिंगापुर से भी ऐसी खबर थी, जहां पर बम की धमकी मिलने के तुरंत बाद सिंगापुर के एयर फोर्स ने अपनी लड़ाकू विमान को भेजा और समय रहते उस विमान को लैंड करवाया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, कहा केंद्र जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगा। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगी। अब्दुल्ला ने यहां मीडिया से कहा कि राज्य के दर्जे पर बातचीत शुरू हो चुकी है और शीर्ष न्यायालय ने भी कहा है कि वो आज दायर आवेदन पर जल्द ही सुनवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगी। अनुच्छेद 370 की बहाली के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमें अपना मामला फिर से अदालत में पेश करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी बेरोजगारी और गरीबी है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने अपने घोषणा पत्र में जो उल्लेख किया है उसे लागू किया जाएगा और जम्मू कश्मीर शांति एवं समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की उम्मीद है क्या केंद्र सरकार पूरी करेगी दोस्तों, या फिर अब्दुल्ला की पार्टी के सरकार में रहते तक तो नहीं होने वाला? आपकी क्या राय है, अवश्य बताइएगा। क्या है आपके निजी विचार इस मुद्दे पर, तो वहीं बता दें। भारत ने ताइवान को लेकर उठाया बड़ा कदम, चिढ़ गया चाइना। क्या कदम उठाया अपने भारत ने? दरअसल मुंबई में ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने पर चीन ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को चीन ने भारत से आग्रह किया है कि वो ताइवान मुद्दों को सावधानी से हैंडल करे और भारत चीन के सुधरते संबंधों में हस्तक्षेप न करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन किसी भी ऐसे देश के ताइवान के साथ आधिकारिक संबंध स्थापित करने के कदम का विरोध करता है जिसके साथ उसके संबंध है। माओ ने कहा कि चीन ने भारत के सामने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। भारतीय पक्ष ने वन चाइना सिद्धांत के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई है और ये चीन भारत संबंधों की राजनीतिक नींव है। दोस्तों उन्होंने कहा कि चीन भारत से आग्रह करता है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करे, ताइवान से संबंधित मुद्दों को विवेकपूर्ण और उचित तरीके से निपटाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ताइवान के साथ किसी भी प्रकार का आधिकारिक आदान प्रदान करने से परहेज करे। जी हाँ, ताइवान की सरकारी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ताइवान सरकार ने बुधवार को भारत में अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। नए ऑफिस खोले जाने को लेकर ताइवान के विदेश मंत्री चिया लुंग लिन ने कहा, यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के वादे का प्रतिनिधित्व करता है। नई दिल्ली और चेन्नई में पहले से ही ताइवान के ऑफिस मौजूद हैं। वहीं बता दें, मलावी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली बन गई है पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष। जी हाँ, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बृहस्पतिवार को मलावी पहुंची। यहाँ वो मलावी के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगी तथा व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत करेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से शेयर की गई पोस्ट में कहा गया है कि अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी के लिलोंगवे स्थित कामुजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। मलावी के उपराष्ट्रपति माइकल उसी ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें, गाजा में मारा गया हमास चीफ सिनवार डीएनए टेस्ट के बाद इजराइल ने कर दी पुष्टि। जी हाँ, इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काज ने पुष्टि की है कि हमास प्रमुख यद्दा सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था, वो मारा जा चुका है। यह जानकारी शुरुआती डीएनए जांच के आधार पर दी गई है। 7 अक्टूबर के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया था। कार्ज ने कहा, यद्दा सिनवार जो 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार था, उसको आज इजरायली सेना के जवानों ने मार गिराया। आज ही इजरायली सेना ने गाजा में एक अभियान के दौरान 3 और आतंकवादियों को मार गिराने की जानकारी दी थी। वहीं बता दें, जाकिर नाइक को बुलाने को लेकर अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार। दोस्तों, भारत से भागकर भगौड़ा मलेशिया में बसा विवादित इस्लामिक उपदेशक फिलहाल पाकिस्तान दौरे पर है। जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में अपने प्रोग्राम कर रहा है, जहां से उसके कई विवादित वीडियो वायरल हो रहे हैं। जाकिर नाइक के विवादित बयानों के लिए पाकिस्तान के कई लोग उसे निशाना
निशाने पर भी ले रहे हैं। अब पाकिस्तान के पत्रकार मुबाशिर लुकमान ने जाकिर नाइक को पाकिस्तान में मेहमान की तरह बुलाने को लेकर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। लुकमान ने नाइक का भारत का सबसे खराब निर्यात यानी कि इंडियाज वर्स्ट एक्सपोर्ट बताया है। जाकिर नाइक को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने वांटेड घोषित कर रखा है। उस पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट में नाइक का नाम सामने आया था। एक हमलावर ने कबूला था कि वो जाकिर नाइक के वीडियो से प्रभावित था। इसके बाद जाकिर नाइक परिवार समेत भारत से मलेशिया भाग गया था और उसने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भी उससे मुलाकात की। पाकिस्तान ने नाइक को मेहमान की तरह क्यों बुलाया, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अपनी सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तानी पत्रकार मुबाशिर लुकमान बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि सच कहूं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नाइक को राजकीय मेहमान की तरह क्यों बुलाया गया है। इसको लेकर मुझे गंभीर शिकायत है। मुझे लगता है कि वो भारत के सबसे खराब निर्यात में से एक है। दोस्तों, जाकिर नाइक भारत का था, इसीलिए ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत का सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है जाकिर नाइक। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ बता दें, नॉर्थ कोरिया ने बदल दिया संविधान। तानाशाह किम जोंग उन के फैसले से बढ़ी दक्षिण कोरिया की टेंशन। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जब भी कोई फैसला करते हैं पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। उनके मिसाइल परीक्षण से अमेरिका तक हलचल फैल जाती है। अब उन्होंने जो भी काम किया है उससे पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किम जोंग उन अपने देश के संविधान में संशोधन करते हुए दक्षिण कोरिया को पहली बार शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है। उन्होंने इस साल जनवरी में दक्षिण कोरिया को देश का मुख्य शत्रु घोषित करने का आह्वान किया था। तब उन्होंने कहा था कि दक्षिण कोरिया यदि हमारी जमीन, वायु और जल क्षेत्र का 0.001 मिलीमीटर भी अतिक्रमण करेगा तो युद्ध देखेगा, यानी युद्ध होगा। हालांकि इसके बाद कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, मगर उत्तर कोरिया की संसद में पिछले हफ्ते 2 दिन बैठक की गई। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि दक्षिण कोरिया को मुख्य शत्रु राष्ट्र करार दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली कई सड़कों और रेल नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया है। उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा सड़कों और रेल मार्गों पर विस्फोट करने का वीडियो दक्षिण कोरियाई सेना ने जारी किया। दोस्तों, वहीं बता दें, ट्रंप ने खुद को बताया IVF का जनक। अप्रवासियों द्वारा जानवर खाने के दावे पर ये बात कही। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को महिला मतदाताओं को संबोधित करते हुए खुद को IVF का जनक बताया। अमेरिकी चुनाव में IVF एक प्रमुख मुद्दा है। दरअसल IVF तकनीक से बच्चे पैदा करने को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच ठनी हुई है। रिपब्लिकन को लेकर दावा किया जाता है कि वो IVF तकनीक से बच्चे पैदा करने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को जॉर्जिया में महिला मतदाताओं के एक टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित किया। गौरतलब है कि हालिया कई सर्वेक्षणों से में पता चला है कि महिला मतदाताओं में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दौरे में ट्रंप महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं IVF के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं IVF का जनक हूं, तो मैं आपके सवाल सुनना चाहता हूं। यानी कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं बता दें, कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर किया सियासी वार, कहा सबसे अलग होगा मेरा कार्यकाल। जी हां, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लगातार रैलियां करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। इस बीच हैरिस ने बहुत बड़ी बात कही है। कमला हैरिस ने कहा है कि वो भावी पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुने जाने पर उनका कार्यकाल मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन एवं उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से अलग होगा। कमला हैरिस ने फॉक्स न्यूज चैनल से साक्षात्कार के दौरान कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल बाइडेन के कार्यकाल का विस्तार नहीं होगा। तो वहीं आपको बता दें, एक छत के नीचे एनडीए का पूरा कुनबा दिखा। पीएम मोदी की मौजूदगी में जुटे तमाम नेता, क्या हुई चर्चा बता दें। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर के सभी प्रमुख नेता एक साथ जुटे। ये सम्मेलन महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जैसे कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर विचार करना, संविधान के अमृत महोत्सव और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास यानी 1975 में लगाए गए आपातकाल के संदर्भ में उसकी बैठक 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा करना था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुरू हुई इस बैठक में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता शामिल थे। साथ ही आपको बता दें, बहराइच एनकाउंटर पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा वो बचा है यही बहुत है, ऐसे अपराधियों को खत्म कर देना चाहिए था। जी हाँ, यूपी के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपियों के एनकाउंटर पर अब केंद्रीय गृहमंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधियों को तो खत्म कर देना चाहिए। न्यूज
एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो बचा हुआ है, यही बहुत है। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया है कि हिंसा मामले में पहले पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर जब पुलिस हत्या में शामिल किए गए हथियार को बरामद करने पहुंची तो अवैध हथियार से पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर दी गई दोस्तों। तो वहीं नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर में कराहते हुए बहराइच कांड का आरोपी कहता है कि अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। यूपी के बहराइच में हिंसा के जिन 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पुलिस के सामने अपनी गलती मान रहा है और कह रहा है कराहते हुए कि अब कभी वो ऐसा अपराध नहीं करेगा। तो वहीं बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बयान, सरकार को मिल गया डराने का नया तरीका दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब गुरुवार को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुए थे। अब दोस्तों यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे एनकाउंटर करवा रही है। ये सरकार का नया तरीका है कि एनकाउंटर करके डराया जाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह एनकाउंटर नहीं है, सिर्फ नाकामी छिपाई जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने राम गोपाल की मौत पर कहा कि जो घटना हुई वो दुखद हुई है, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि सरकार के स्तर पर कोई भेदभाव ना हो। तो वहीं दोस्तों बहराइच इस एनकाउंटर पर ओवैसी का बयान, कहा सभी योगी की ठोक देंगे वाली नीति के बारे में अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ठोक देंगे नीति का हवाला दिया। बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब के पैर में गुरुवार को गोली मार दी गई जब वे कथित तौर पर नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी चुनाव, हुआ सीटों का बंटवारा। कांग्रेस के हिस्से में आई है इतनी सीटें और ये सीटें बता दें, यूपी की 10 सीटों में होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। फिलहाल चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय कर दिया है। मिल्कीपुर की सीट पर पिटीशन होने की वजह से यहाँ के लिए चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई है। बहरहाल इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। जय हिंद।